तो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम पवन रोहिला। और आज जैसे आप देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे अपलाइन और डाउनलाइन की। क्या क्या हमारे रोल होने चाहिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है हमारे अपलाइन से, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है हमारी डाउनलाइन से। तो इस सेशन को मैंने दिया है थोड़ा गरम थोड़ा नरम। तो हो सकता है किसी को कुछ बात थोड़ी सी गरम भी लग जाए, क्योंकि देखो, हमको सच्चाई जानना है और सच्चाई जो है ना कड़वी होती है। हम कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा जो है ना डाउनलाइन ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। तो हम भी किसी के डाउनलाइन है। जो एक्सपेक्टेशन हम अपने नीचे वालों से करते हैं वही एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर वाले भी हमसे कर रहे होंगे। तो ये बात जो है ना हमें, जैसे कहते हैं ना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं और पीछे भी, मतलब दोनों तरफ हमको अपलाइन को भी देखना है और डाउनलाइन को भी देखना है। तो इसी सिलसिले में हम ये आज का सेशन रखे हैं। देखो, सिंपल भाषा में हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैं सिर्फ दो ही शब्दों में इसको बयान कर सकता हूँ, जिसको मेरी नजर में बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सीखना और सिखाने का काम है। आपको ऊपर से पूछो कैसे, और नीचे बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर जो स्लोगन है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एकदम सटीक है। आपको सीखना है और वही आपको दूसरे लोगों को सिखाना है, डुप्लीकेट करना है। इसी चीज को नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे नौकरी सीख कर की जाती है, आप कोई कोर्स करते हैं, पढ़ाई करी है आपने, तो आप नौकरी कर पा रहे हैं। और नेटवर्किंग ऐसी चीज है, आप करके इसको सीखते हैं। नेटवर्किंग आपने शुरू कर दी, उसके बाद आपके सामने क्या क्या चैलेंज आएंगे। जरूरी नहीं है कि वही चैलेंज दूसरे के सामने भी आए, किसी के सामने कुछ चैलेंज आएंगे। तो आपको अपने सीनियर मेंटोर के साथ कंसल्ट करके उन सारी समस्याओं का, जैसे समस्या आए वैसे ही समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। अगर सिस्टम से किया जाए तो ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है। और अगर सिर्फ आप अपनी समझ से इसको करते चलेंगे तो सबसे मुश्किल काम ये होगा। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में आज की तारीख में इंडिया में सक्सेस रेट सिर्फ 2% की है। क्योंकि लोग सिस्टम में आना पसंद नहीं करते, चीजों को तरीके से सीख कर करना पसंद नहीं करते, वो अपनी समझ से ही करना पसंद करते हैं कि जैसे उससे समझदार कोई इंसान है नहीं। और वो लोग लंबे समय तक नहीं टिक पाते, और लास्ट में जाके थक हार कर छोड़कर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज है। तो उसी चीज को अगर आज मैंने कोशिश करी है ये समझने की, और वही चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये सारी आपके माइंड में क्लियर होगा तो शायद आपको सबसे आसान काम नेटवर्क मार्केटिंग ही लगेगा। क्योंकि मैंने भी 25 साल जॉब करने के बाद जब इस चीज को समझा है, तो मुझे सबसे आसान काम ये लगा है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपलाइन का। जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने बात करते हैं, तो उसमें कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं, अपलाइन के बारे में इतना नहीं बढ़ चढ़ के बोलेंगे जितना कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में बोलेंगे। उसको इम्प्रेस करने के लिए लोग उसकी बड़ी बड़ी तारीफ करेंगे, ये तो भाई बहुत तोप चीज है, ये सर बहुत फलाना है, ये धिमका है। और अल्टीमेटली क्या होता है, उससे आपका प्रोस्पेक्ट का पार्ट जो है वो भारी हो जाता है, और आपका जो सीनियर जिससे आप मिलवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम कर देते हैं आप। उसका क्या होगा, अपलाइन अपने आप को जो है ना उसके सामने छोटा महसूस करेगा कि यार ये तो बहुत बड़ी तोप चीज है। और जो प्रोस्पेक्ट है वो अपने आप को बहुत ये समझेगा कि मैं तो बहुत पावरफुल चीज हूं, मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो आपके अपलाइन की बात को सीरियसली नहीं लेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने अपलाइन की बात का वैल्यू रखवाना है, और आप ये चाहते हैं कि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो,
तो आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू ना देके अपने अपलाइन को वैल्यू देंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। ये सिंपल सी बात है। कई बार हमारे सामने यही प्रॉब्लम आती है। बहुत ठीक है, बहुत कोई सीनियर आदमी है जिससे आप मिलवा रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको तारीफ करनी है, उसकी वैल्यू बनानी है, तो वो आप 1 to 1 अपने अपलाइन को पहले मीटिंग से पहले बता दें कि सर ये आदमी ऐसा है ऐसा है। और ये बताना भी चाहिए, जब भी आप किसी अपलाइन के साथ कोई प्रोस्पेक्ट की मीटिंग करवाते हैं तो आपको उससे पहले उस बंदे की इंट्रोडक्शन देनी है। क्या उसकी रिक्वायरमेंट आपने समझी है, क्या वो कर रहा है अभी, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ के काम से, क्या आपने बताया है, ये बात पहले बताइए। अपलाइन के सामने नहीं। अपने अपलाइन के बारे में तो दो बोलोगे, ये मेरे सीनियर हैं सर, इनसे मिलो, और ये सर फलाने दिन के हैं, ये सर 10 साल से ये काम कर रहे हैं, इनका फलाना दिन का है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इनका ये इतना पैसा कमाते हैं, फलाना दिन का, उसकी डींगे आपने आदि, तो वो फूल के हो गया कुप्पा। वो आपके अपलाइन को समझेगा एकदम बिल्कुल सेल्समैन। वो उसकी बात को फर्क जो है ना वैल्यू देगा नहीं। अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? नुकसान भाई साहब आपका ही होगा। क्योंकि आपकी जो इन सेल आनी होती है, वैल्यू बननी होती है ज्वाइनिंग की, वो आदमी इतना एफर्ट नहीं मारेगा उसके लिए, वो समझेगा ही नहीं। आपको उसको हावी करना है तो अपने अपलाइन को आपको वैल्यू देनी है, बढ़ा चढ़ा के बोलना बताना है, ये मेरे अपलाइन है, ये इनकी अचीवमेंट है, इन्होंने इतने लोगों का हेल्प किया है जी, इतने लोगों की टीम को ये लेके चल रहे हैं, ये इन्होंने विदेश यात्रा करी है, जो भी किया है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको पहले भी भले ही आपने बताया हो, पर उसके प्रोस्पेक्ट के सामने बताना है, तो प्रोस्पेक्ट चुपके से उनकी बात को समझेगा। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मौके का कितना फायदा उठाना चाह रहे हैं और कितना उस चीज का आप वैल्यू बढ़ा के अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए। रेस्पेक्ट योर अपलाइन। अब ये बताइए, हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज क्यों भेजते हैं? इसीलिए ना कि जो चीज हमें नहीं आती, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वो सब भी सीखने को मिले, इसीलिए हम उनको स्कूल कॉलेज भेजते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा बच्चा फिर हमारी इज्जत ही नहीं करेगा, इज्जत करेगा ना। तो ठीक वैसे ही, अगर आपका अपलाइन, जरूरी नहीं है हर चीज उसको आती हो, अगर वो कुछ बात सीखने के लिए आपको दूसरे सीनियर लोगों से कनेक्ट करवाता है, तो इसका मतलब ये नहीं आप ये सोचें कि इसको तो कुछ नहीं आता, इसको छोड़ो, मैं जिससे कनेक्ट करवाया है उसी से मैं जो ना सारी बातें अपना करना कर सीखता हूँ, उसी को ज्यादा आता है। देखो, यहाँ परफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन डायनेमिक रहती है, बदलती रहती है। हर इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट से जब आप बात करेंगे, अलग आपको चैलेंज फेस करने को मिलेंगे। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन या चैलेंज जो आपके सीनियर के सीनियर ने नहीं फेस करी हो, वो आप फेस कर ले। तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? मतलब ये हुआ कि आपको सबसे ज्यादा अपने जो डायरेक्ट आपका अपलाइन है, एक्टिव आपका अपलाइन है, उसके ही रेस्पेक्ट नहीं छोड़नी, चाहे वो आपको दूसरे किसी सीनियर से भी कनेक्ट करवाए सीखने के लिए। ठीक। अब इस बात को सिंपल सा इतना समझ लेते हैं कि हम अपने बच्चों को इसीलिए एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं ताकि वो अच्छे इंसान बन सके, ना कि इसीलिए कि वो फिर हमारी रेस्पेक्ट करना ही बंद कर दें। ऐसा नहीं होता। इसलिए ईगो नहीं, लर्निंग एटीट्यूड रखिए। और क्योंकि ये देखिए, एक मैं सिंपल सी कहावत कहता हूं, अगर अपना बच्चा रोता है तो माँ बाप के दिल में दर्द होता है, और अगर पड़ोसी का बच्चा रोने लगे तो सर में दर्द होता है। भाई साहब, आपको सबसे बेस्ट समझने वाला आपका स्पॉन्सर ही है, आपका डायरेक्ट अपलाइन ही है। वो एक्टिव है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट को अपलाइन को पकड़ सकते हैं। लेकिन
अगर आप उस अपलाइन को छोड़ के और दूसरे किसी लोगों को ज्यादा वैल्यू देने लगेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा समझने वाला जो बंदा आपको ज्वाइन करा के लाया है वही आदमी है। उसने आपको समझा, आपकी रिक्वायरमेंट को समझा, तो आपके बारे में सबसे ज्यादा वो जानता है, ना कि आपका पड़ोसी अड़ोसी जो भी है। तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप अगर अपलाइन का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, तो वही चीज आपकी टीम भी देखती है कि ये अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं इसकी किस बात की रेस्पेक्ट करूं। तो घर परिवार में भी देखो आप, अगर बच्चे देखते हैं कि आप अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो कल को जाके सिचुएशन आएगी तो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमको अपना रेस्पेक्ट की, अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं छोड़नी चाहिए। आगे बात करते हैं, आपको कैसी अपलाइन चाहिए। आपको उंगली पकड़कर रास्ता दिखाने वाली अपलाइन चाहिए या कंधे पर लाद कर चलाने वाली अपलाइन चाहिए। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि अपलाइन मेरा सारे काम करे। अपलाइन को आप अपना मेंटोर या गाइड या टीचर समझते हैं या अपना असिस्टेंट समझते हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। आप सबसे पहले, हमारी काम किससे शुरू होता है? ज्वाइनिंग से। तो आज भी बहुत से लोग उठा के अपने अपलाइन को डिटेल भेज देते हैं कि आप जो है ना इसकी आईडी लगवा दो। भाई आप वो खुद करना क्यों नहीं सीखते वो काम? क्या अपलाइन का के पास दो दिमाग है? आपके पास भी तो दिमाग है। तो आप पूछिए सर से, अपने अपलाइन से, कि ये काम कैसे होगा, और वो काम खुद करने की कोशिश कीजिए। दो बार गलती करेंगे, तीन बार गलती करेंगे, तभी तो सीख पाएंगे। कल को आपके, अभी मान लो आपके अपलाइन के पास अभी 5 7 10 लोगों की टीम है, कल को उसके पास 50 100 200 लोगों की टीम होगी। तो अगर हर आदमी अपना काम अपलाइन को ही देता जाए तो वो कहाँ तक संभाल पाएगा। तो आप अपलाइन को अपना असिस्टेंट ना मान के अपलाइन को अपना मेंटोर समझो। जो प्रॉब्लम है उससे पूछो कि कैसे इस चीज को किया जाता है, और उस चीज को, काम को खुद करने की कोशिश करो। अपलाइन का काम रास्ता दिखाना, ट्रेनिंग देना और गाइड करना है, ना कि आपको कंधे पर लाद कर चलना है। क्योंकि जो काम आप देखेंगे वही काम आपकी टीम भी देख रही है। कल को वो भी सब आपका काम देगी तो आप कैसे वो काम कर पाएंगे। इसलिए सीखो और सिखाओ। आपके अपलाइन कैसे हो? तो आपके अपलाइन पुराने जमाने के ठाकुर की तरह हो, जो चाहते हैं कि उससे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा ना हो ताकि उसका रोब हमेशा बना रहे, या आज के जमाने के मॉडर्न माता पिता जो सीखते भी हैं, समझते भी हैं, और चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा सफल हों। तो आप कैसे अपलाइन पसंद करते हो? मेरे ख्याल से ठाकुर साहब वाले अपलाइन को कोई पसंद नहीं करता कि वो आपको पूरी ट्रेनिंग, पूरी नॉलेज दे ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरी टीम नीचे सीख गई तो ये मुझसे आगे निकल जाएगी, मुझसे जो है ना बात नहीं करेगी, और मेरा जो है ना दबदबा नहीं रहेगा, मेरा रोब नहीं रहेगा। हमने देखे हैं ऐसे ऐसे अपलाइन जो नीचे टीम में सारी नॉलेज नहीं देते, बताते नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये बताइए, आज मोना मैडम की टीम में मेरे ख्याल से कम भी 100 150 लोग तो होंगे ही जो काम कर रहे हैं एक्टिव। वैसे तो उनकी टीम में मेरे ख्याल में 1800 आईडी है। पर क्या इस पैनल में सारे लोग हैं? हम अपनी टीम को क्यों नहीं इस पैनल में आने के लिए फोर्स करते? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ये सोचते हैं कि हमारी टीम को सारा नॉलेज आ गई तो हमारी वो वैल्यू करना बंद कर देगी। तो ऐसे अपलाइन ना बन के वो अपलाइन बनो जो आज की डेट में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूलों में भेजते हैं।
दूसरों से कनेक्ट करवाते हैं कि मुझसे नहीं आता तो आप उनसे सीखिए। तो हमको ऐसे अपलाइन पसंद करने चाहिए, और आप भी ऐसे ही अपलाइन बने। सारी नॉलेज अपने पास ना रखें, टीम को एजुकेशन दें, नॉलेज दें। आपको कैसे अपलाइन बनना है? एक अपलाइन होता है जो डाउनलाइन की बैसाखी है, बिल्कुल उसको कुछ भी काम नहीं करने देता, सारे काम खुद ही करता है, उसको पूरा असिस्टेंट बना हुआ है उसका। या दूसरा वो जो एक स्कूल टीचर की तरह, कि भाई मैंने बता दिया। स्कूल में टीचर का काम क्या है? बोर्ड पे पूरी क्लास को समझाना सिखाना। वो सीखना किसको पड़ता है? बच्चे को खुद। होमवर्क देता है तो क्या टीचर कहता है कि लाओ तुम्हारा होमवर्क मैं कर दूं? दोस्तों, बैसाखी इंसान को कमजोर बनाती है, अपने पाँव पे खड़ा करने की हिम्मत नहीं देती, जबकि टीचर जो है वो इंसान को अपने पैरों पे चलना सिखाता है। दोस्तों, स्ट्रोंग अपलाइन वो नहीं जो टीम को अपने सहारे पर रखे, कि मैं ही सारा काम इसका कर दूं, इसको कुछ सिखाऊं ही नहीं ताकि ये मेरे को वैल्यू देता रहे। बल्कि अपलाइन स्ट्रोंग वो है जो अपनी टीम को सिखाने पे ज्यादा जोर देता है। कोई आदमी ये कहता है ये काम कैसे करो, तो वो बताता है कि ये काम ऐसे करो और खुद करो इस काम को। तो ऐसे अपलाइन बनिए, क्योंकि जब आप इसी को डुप्लीकेट करेंगे तो नीचे आपकी टीम भी वही चीज डुप्लीकेट करेगी। अगर आप हर काम अपनी टीम का करता रहेंगे तो वो नीचे वाले को भी इंडिपेंडेंट नहीं बनने देगी। आपको अपनी अपलाइन से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? आपको अपने अपलाइन को अपना असिस्टेंट बनाना है या अपना गुरु बनाना है? असिस्टेंट आपके लिए हर काम करेगा, लेकिन गुरु आपको हर काम करना सिखाएगा। जो अपलाइन आपको डिपेंडेंट बनाती है वो असिस्टेंट है, और जो अपलाइन आपको इंडिपेंडेंट बनाती है दोस्तों, वो आपका असली गुरु है। देखो, एक एग्जांपल देता हूं। दो लोग साथ चल रहे हैं तो वो हाथ पकड़ के साथ चल तो सकते हैं दोस्तों। अगर उनको रेस लगानी हो, भागना हो, तो उनका हाथ छूटना ही छूटना तय है। हाथ पकड़ के दोनों सेम स्पीड से भाग नहीं सकते। हो सकता है दोनों की स्पीड अलग अलग हो, तो अगर हाथ पकड़े रहेंगे तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आदमी दूसरे वाले की स्पीड से ज्यादा नहीं चल पाएगा। इसीलिए अपलाइन का हाथ पकड़ के नहीं रखना आपको, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है और उसको छोड़ना है ताकि वो भी अपनी स्पीड से बढ़ सके। एग्जाम्पल देखिए, हमारा नेटवर्क का स्ट्रक्चर तो ऐसा है, इसमें आप अपनी अपलाइन से रैंक में ऊपर भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, निर्मला मैडम सिल्वर लाइन हो गई हैं, उनके ऊपर उनके जो अपलाइन है वो BLD और 8 स्टार पे भी अटके हुए हैं। तो अगर वो दोनों हाथ ही पकड़ के रहते तो कभी भी अपनी अपलाइन से ऊपर रैंक में नहीं जा सकती थी निर्मला मैडम, लेकिन वो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपलाइन से आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो मेरी जो ना हर काम मेरे लिए करे, बल्कि उनको आपको सीखना है उनसे काम। आपको कैसी डाउनलाइन चाहिए? आपको सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए या इंडिपेंडेंट लीडर्स चाहिए? जो सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं वो सिर्फ आदेश का पालन करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट लीडर होते हैं वो सोचते भी हैं, सीखते भी हैं, और आगे लोगों को तैयार भी करते हैं। दोस्तों, फॉलोअर्स अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका खुद का जो काम है वो बढ़ता जाएगा। आज आपके 10 लोग हैं, कल आपके 50 लोग होंगे, 50 लोग भी आपके फॉलोअर्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप कितना नेटवर्क बना पाएंगे? ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। आप इंडिपेंडेंट लीडर तैयार करेंगे,
आपने 4 6 10 लीडर को इंडिपेंडेंट तैयार कर दिया, तो वो अगर हर आदमी 4 6 10 लीडर को तैयार करेगा तो एक टाइम पे आपकी 100 लीडर्स आपकी टीम में होंगे, और आपको वो सिर्फ 10 लोगों का है। तो आपको डाउनलाइन सिर्फ फॉलोअर्स वाली नहीं चाहिए। हर आदमी चाहता है कि इंडिपेंडेंट लीडर्स वाली उसकी डाउनलाइन हो। सच्चा लीडर वही है जो अपने जैसे कई लीडर तैयार करता है, ना कि सिर्फ अपना पीछा करने वाले सिर्फ फॉलोअर्स। आपकी सक्सेस या फेलियर का कौन जिम्मेवार है? आप खुद या आपका अपलाइन? अगर सक्सेस मिलती है तो मेहनत आपकी होती है, और दोस्तों अगर फेलियर भी मिलता है तो कहीं ना कहीं कमी आपकी खुद की होती है। अपलाइन आपको डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपने अपलाइन से पूछा कि मुझे बॉम्बे जाना है, अपलाइन ने आपको बता दिया यहाँ से आप मेट्रो पकड़ो, मेट्रो पकड़ के आप स्टेशन पहुंचो नई दिल्ली, नई दिल्ली से आपको ट्रेन मिलेगी, आप टिकट लेके बॉम्बे पहुंच जाओगे। अगर आप ये कहो कि आप मेरे को खुद ही छोड़ के आओ बॉम्बे तक, तो क्या ये पॉसिबल है? और आप अगर जो गाइडेंस उसने बताई नहीं वो गाइडेंस ही ना मानो, या बीच के स्टेशन पर उतर जाओ अपनी मर्जी से, तो क्या आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे? और आप उसका ब्लेम किसको देंगे? अपने आप को या अपने सीनियर को? तो दोस्तों, यहाँ काम हम सब अपने लिए कर रहे हैं। उसका सक्सेस की जिम्मेवारी भी हमारी और फेलियर की जिम्मेवारी भी हमें ही लेनी है। अपलाइन आपकी फेलियर के लिए या सक्सेस के लिए जिम्मेवार नहीं है। हम खुद अपने सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेवार हैं, ये बात समझना होगा। आपको कैसी डाउनलाइन चाहिए? रईस घर की बिगड़ी औलाद की तरह, जिसको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, मेहनत अनुशासन करने की उसकी आदत नहीं होती, जो जल्दी हार मान लेता है कि मेरे ऊपर तो मेरा बाप बैठा हुआ है, पैसे की जरूरत है तो बाप बैठा है, मुझे अपना कमाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में कल्चर है, हम ये कहते हैं ना बिगड़ी औलाद को, अरे कोई बात नहीं, इसकी शादी करा दो तो समझ जाएगा। शादी भी करा दी, इसके बच्चे होंगे, जिम्मेवारी आएगी तो समझ जाएगा। और ऐसे इंसान कभी सफल होते नहीं, पता लगा बीच में फिर एक टाइम के बाद जिसका सर पे हाथ था माँ बाप वो टपक गए, तो आदमी क्या करेगा? फिर आदमी वो बिगड़ ही जाता है। तो हमें ऐसी डाउनलाइन नहीं चाहिए जो हर कदम कदम पर सिर्फ हमारी जो है जरूरत ही महसूस करती रहे, अपने पैरों पे खुद खड़े ही ना हो। दूसरी इस टाइप के अपना डाउनलाइन होती है जो मजदूरी करता है, मेहनती करता है, अनुशासन और संघर्ष की कीमत जानता है, उसमें सीखने की भूख है और जो कभी हार नहीं मानता। तो हर आदमी चाहता है कि उसकी डाउनलाइन मेहनती और खुद सीखने वाली और पॉजिटिव एटीट्यूड वाली हो। तो जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी डाउनलाइन ऐसी हो, तो आपको भी अपने सीनियर की वैसी ही डाउनलाइन बनना है, क्योंकि बिगड़ी औलाद को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और मेहनती जो डाउनलाइन होती है वो अपने अक्सर अपनी मेहनत के बल पे, हार्ड वर्क के बलबूते पर सब कुछ हासिल करती है। नेटवर्किंग में लोग बड़े पैसे से नहीं होते, बल्कि मेहनत और सीखने की भूख और लगातार काम करने की आदत से बनते हैं। तो जैसी एक्सपेक्टेशन हमारी अपनी डाउनलाइन से है, वैसी ही हमें खुद भी बनना है, क्योंकि हम भी किसी की डाउनलाइन है। यह काम आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपलाइन के लिए कर रहे हैं? दोस्तों याद रखिए, ये आपका अपना काम है, अपलाइन का काम नहीं है। अगर आप जिस दिन इस काम को अपने अपलाइन का काम सोचेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपके अंदर से ही आवाज नहीं आएगी कि ये काम मुझे करना है। आप उस चीज को
टालने का सोचते रहेंगे कि अब नहीं, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और जिस दिन आपको ये काम लगेगा ये मेरा काम है, तो आप उस काम को तुरंत आज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी पे जा रहे हैं या आपकी दुकान है, अगर आप ये समझें ये कंपनी तो मालिक की है, आज नहीं जाता मैं, 2 दिन बाद जाऊंगा, तो क्या आपको उस दिन की तनख्वाह मिलेगी? और अगर आपकी दुकान है, आप ये सोचते हैं कि दुकान तो जो ना मेरी नहीं है, मैं तो कंपनी का सामान बेच रहा हूँ, कंपनी की दुकान है। भाई आप पूरा महीना नहीं जाओ, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुकान पे सेल आपकी नहीं आएगी। लेकिन आप सोचते हैं कि ये नौकरी भी मेरी है तो मुझे पैसा मिलेगा, दुकान भी मेरी है, मैं खोलूंगा तो पैसा आएगा, तो ही आप सक्सेसफुल होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये काम ऊपर वाले का नहीं है, ये काम आपका अपना है। आपके अपलाइन के पास और 10 लोग हैं काम करने के लिए। अगर आप ना भी काम करेंगे तो उसको शायद ही कुछ फर्क पड़े, क्योंकि बाकी 9 लोग काम कर रहे हैं। और अगर काम आप नहीं करेंगे तो आपको 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको इनकम नहीं आएगी। तो आप अपनी मेहनत से अपने अपलाइन से भी आगे बढ़ सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल मैंने जो दिया निर्मला मैडम का, वो देख चुके हैं। तो आपकी अपनी मेहनत है, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। यह बिजनेस किसी एक इंसान का नहीं है, पूरी टीम का ग्रोथ मॉडल है। आप अपने लिए काम करेंगे, आपके डाउनलाइन आपके अपने लिए काम करेंगे, तो सभी के लिए काम होगा। अगर बीच में कोई आदमी सोचता है कि ये मैं अपने अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं, तो वो ना तो खुद काम कर पाएगा, ना उसकी कोई इनकम होगी। अच्छा, अभी बात करते हैं थेरेपी सेंटर चलाने के लिए सबसे क्या जरूरी है। कुछ लोग जो खुद का अपना थेरेपी सेंटर चला रहे हैं, या वो अपनी टीम में थेरेपी सेंटर चलवाना चाहते हैं, तो ये उनको जानना जरूरी है। क्योंकि कई लोग, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने थेरेपी सेंटर रिकमेंड तो कर दिया और सामने वाले को समझ आ गया, उसने शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आपको पूरी जानकारी उसने नहीं दी, और कल को वो जानकारी उसको कहीं और से मिलती है कि अच्छा मुझे तो ये भी करना था, तो वो आपके बारे में जो है ना थोड़ी सी गलत धारणा बना लेगा कि मुझे जो है ना क्लैरिटी नहीं दी गई। तो पूरी क्लैरिटी के साथ देखो, ये चीजें समझिए आप, कि भाई जो थेरेपी सेंटर जिसको रिकमेंड करते हैं, सिर्फ प्लेटिनम करने के लिए ना रिकमेंड करें उसको, ये करें कि वो उससे इनकम कमा सके। सबसे पहले उसको बताइए, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो उसको एक मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये एजुकेशन सर्टिफिकेट है, लीगल सर्टिफिकेट भी है। और इसमें मशीनों के बारे में बताया जाता है, थेरेपी के बारे में बताया जाता है, मेडिकल की नॉलेज दी जाती है, सप्लीमेंट की नॉलेज दी जाती है, और अपने बीमारियों की नॉलेज दी जाती है, जो कि थेरेपी सेंटर के लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले उनको ये कोर्स करवाइए। दूसरा, मेडिकल की नॉलेज उनको सीखना जरूरी है। शुरू में सिर्फ डे सेल डालने के लिए नहीं, ये नहीं बोलिए अरे आप सब सीख जाओगे धीरे धीरे, आप जो ना सेंटर शुरू कीजिए। मैंने बहुत से ऐसे सेंटर देखे हैं जो बंद करने पड़े लोगों को, क्योंकि उनको ये चीज बताई नहीं गई थी कि भैया आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको कोर्स भी करना पड़ेगा। तो बाद में जाके वो फायदा क्या हुआ आपका, आपके बारे में नेगेटिव बनाएगा वो धारणा, और 4 और लोगों को भी नेगेटिव करेगा। तो इससे पहले उनको क्लियर कर दीजिए, आपको ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है, सारे प्रोडक्ट्स की थेरेपी का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, और अपनी मेडिकल नॉलेज बढ़ाना है, जो कि आपको अ, खुद अपनी मेहनत से सीखनी पड़ेगी। मोड कहीं भी हो, जूम की मीटिंग हो या यूट्यूब के चैनल हो, वीडियो हो, किताबें हो, मेडिकल की नॉलेज आपको लेना जरूरी है, अदरवाइज आप सेंटर नहीं चला पाएंगे। और वार्निंग के भाई क्या नहीं करना आपको, ये आपके सेंटर पे लिस्ट जरूरी होनी चाहिए, कहाँ थेरेपी यूज नहीं करनी। देखो, किसी को फायदा
हो या ना हो वो इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को नुकसान हो गया तो आपके लिए बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर आपने किसी का नुकसान कर दिया, लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर वो पुलिस के पास चला गया तो आपका सेंटर बंद भी हो सकता है। तो आपको कहाँ थेरेपी नहीं यूज करनी, किन कंडीशन में यूज नहीं करनी, वो चीज समझना और टीम को समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई लोग बिना सोचे समझे, हर किसी को, आपको पता है बीसीएम की थेरेपी, एक्विलाइफ की थेरेपी नहीं दे सकते हम। अगर उस थेरेपी से उस किसी को नुकसान हो गया तो आपके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो थेरेपी सेंटर को अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं या चलाते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक आगे मैं बात करता हूं, मैंने देखा है बहुत से लोग नॉमिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज को नहीं समझते। क्योंकि नॉमिनेशन को पहले समझिए, नॉमिनेशन एक सिर्फ फॉर्म भरवाना नहीं है। बहुत से लोग नॉमिनेशन में मैंने देखा है, अगर वाइफ की आईडी लग रही है तो हस्बैंड को नॉमिनी बना दिया, हस्बैंड की आईडी लग रही है तो वाइफ को नॉमिनी बना दिया। लेकिन दोस्तों, नॉमिनी का असली मकसद क्या है? नॉमिनी का असली मकसद है आपके बाद जिस लेवल पे आप बिजनेस छोड़ते हैं वो लेवल से आपका नॉमिनी उस बिजनेस को मिल जाता है वो। अब देखो, छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया तो नॉर्मली हमारे समाज में हस्बैंड और वाइफ की एज में 2 3 5 साल का डिफरेंस होता है। दोस्तों, आपने मान लो आपके जाने के बाद अपनी वाइफ को नॉमिनी बना के आप चले गई, आपकी वाइफ आपसे 2 साल 5 साल बाद तक जिंदा रहेंगी। तो जो बिजनेस आपने खड़ा किया वो उनका बेनिफिट 2 या 5 साल तक ले पाएंगी। आपकी अगली जनरेशन औलाद को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वही चीज आपने अपने बेटा बेटी को नॉमिनी बनाया है तो आपके जाने के बाद वो हो सकता है और अगले 50 साल 60 साल आपकी औलाद जिंदा रहे, तो वो उसको 50 साल का बेनिफिट मिलेगा। तो फायदा किस में हुआ? अपने हस्बैंड वाइफ को नॉमिनी बनाने में या अपनी अगली जनरेशन, अपनी पीढ़ी, अपनी औलाद को बनाने में। तो लोग ये चीज की वैल्यू जब आप ज्वाइन कराते हैं उसको नहीं एक्सप्लेन करते। देखा है, जिसको एक्सप्लेन करोगे तो उसको समझ आएगा। और अगर आप नहीं बताते तो फिर ऐसी ही गलती करेंगे। बाद में जब उसको पता लगेगा तो फिर आपको बोलेगा कि आपने तो मुझे बताया नहीं था ये बात। जैसे देखो, डॉक्टर का बेटा बिना पढ़ाई के डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील का बेटा बिना पढ़ाई के वकालत नहीं कर सकता, सीए का बेटा बिना क्वालिफिकेशन के सीए नहीं बन सकता, और एक आईएएस ऑफिसर बिना पढ़ाई और परीक्षा के आईएएस नहीं बन सकता। लेकिन एक बिजनेसमैन का बेटा उसके जाने के बाद उस बिजनेस को वहां से आगे बढ़ाता है जो उसके पिता छोड़कर गए हैं। आपने देखा होगा, फैमिली के बिजनेस 2 2 3 3 पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। तो वो कैसे होता है? उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती कि अगर उसके पिता ने कोई दुकान बनाई हुई है तो जब से बेटा बेटा उस दुकान पे बैठेगा वो उस बिजनेस को वहां से आगे लेके जाएगा। यही नॉमिनेशन होता है कि आप जिस लेवल पे छोड़ के जाएंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी उस इस बिजनेस को सिर्फ अपना मंथली पर्सनल पीवी करके भी उस रैंक के उसको उतनी ही रॉयल्टी इनकम आती रहेगी जो उसके माँ बाप को आती थी। तो ये बात बहुत जरूरी है, आपको जब बंदे को ज्वाइन करवा रहे हैं तो उसको ये एक्सप्लेन करनी होती है। अपनी सफलता के लिए आप ये 3 सवाल अपने आप से जरूर पूछो। मैडम, रिक्ता मैडम ने अपना हैंड रेज किया है। मैडम, आप पूछ सकते हैं अगर अभी जरूरी है सवाल, या फिर बाद में भी आप पूछ सकते हैं। आप देखिए। बाद में सर, बाद में। ओके मैम। अच्छा, अपनी सफलता के लिए आप 3 सवाल अपने आप से पूछिए। पहला सवाल, ये स्क्रीन पे
जो हाथ चला रहे हैं ना, हाथ ना चलाएं। देखो उससे पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। अपने फोन को थोड़ी देर के लिए शांत रखें, पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ गया है। पहला सवाल कि मैं जिस स्पीड से काम कर रहा हूं, अगले 1, 3 या 5 साल में मैं कहाँ पहुंचूंगा? क्या मैं उस लेवल से खुश हूं, या मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नए स्किल्स, टूल्स या गाइडलाइन की जरूरत है? दूसरा सवाल, इस बिजनेस में अब तक मैं क्या क्या सीख चुका हूँ, मेरी कौन कौन सी स्किल्स जो है वो स्ट्रोंग है, क्या मुझे अच्छे से आता है, इन सब की एक लिस्ट बनाओ। तीसरा सवाल, इस बिजनेस में मुझे और क्या क्या सीखना है, उसकी भी एक लिस्ट बनाओ। तभी आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। जो आपको नहीं सीखना, जब आपको पता है, तो वो अपने अपलाइन से या उनके भी अपलाइन से आप सीख पाएंगे। जब आपको यही नहीं पता कि मुझे सीखना क्या है और क्या मुझे अच्छे से आता है, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आपको जब नहीं पता कि मुझे ये सीखना है, सपोज किसी को प्लान नहीं आता, किसी को बोनस निकालना नहीं आता, किसी को कैलकुलेशन कोई नहीं आती, किसी को वी शेयर में कुछ नहीं आता, तो वो आप लिखिए। जब भी आपको मौका मिलता है फ्रेंचाइजी पे मिलने का या सीनियर से बात करने का, उनसे ये चीज सीखेंगे आप, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है क्या सीखना है, तो आप बढ़ने में आपको बाई चांस ही, जब वो चीज आपके सामने आएगी तो आप सीख पाएंगे। अगर आप पहले से लिस्ट बना के तैयार रखेंगे तो आप मौका ढूंढते रहेंगे उस चीज को सीखने के लिए। ग्रोथ तभी आती है जब आप खुद को ईमानदारी से एनालाइज करते हैं कि मुझे क्या आता है, क्या मुझे और सीखना है। ये सिर्फ अपने सीखने के लिए बात है। देखो दोस्तों, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें आपकी जो सक्सेस की जर्नी है उसका टाइम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपकी स्पीड से कितनी जल्दी आपको मंजिल मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर मान लो हमें यहाँ से जयपुर जाना है, और एक आदमी गुड़गांव से जयपुर कहे मैं तो पैदल की स्पीड से ही जाऊंगा, तो वो कितने दिनों में पहुंचेगा? अगर कोई आदमी कहे मैं साइकिल से जाऊंगा, तो वो कितने दिन में पहुंचेगा? और अगर कोई आदमी बाइक से पहुंच जाए तो वो कितने दिन में पहुंचेगा? और कार वाला कितने दिन में पहुंचेगा? और अगर हवाई जहाज से जाए तो वो कितनी जल्दी पहुंचेगा? तो आपका सफर है ये सक्सेस का। इसमें अगर आपको मंजिल पे जाना है, तो स्पीड आपको अपने बढ़ानी पड़ेगी। जितनी जल्दी स्पीड आप बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे, कोई लोग 5 साल में गोल्ड लाइन में बना है, कोई 18 महीने में गोल्ड लाइन में बना है, कोई आदमी 12 साल में गोल्ड लाइन बना है। तो हर एक की स्पीड अलग अलग है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड तय करती है कि आपको सफलता कितने दिन में मिलेगी। दोस्तों, ये छोटा सा एक मेरा आज का प्रयास था। हो सकता है किसी को पसंद आया हो, किसी को कुछ बात ना भी पसंद आई हो, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको आपको समझाने की कोशिश करी। बाकी किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और अगर किसी ने इससे कुछ भी सीख के एक भी चीज अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करी, तो मेरा एफर्ट मैं समझूंगा कि कामयाब रहा। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अभी हम शेयरिंग सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस शेयरिंग सेशन में रिक्ता मैडम ने पहले अपना हैंड रेज किया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, आपकी कोई क्वेरी है पूछिए और अपना शेयरिंग कीजिए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त सर। ये बातें जो आपने बताई ना, ये हो सकता है फील तो सभी करते होंगे, पर ये बातें मुझे, हम में आए हैं तो हमारा विजन क्या है, मैम आपकी वॉइस क्लियरिटी क्या ब्रेक है हो रही अपने। वो ब्रेक हो रही है। तो आज का जो आपने सारे पॉइंट बताए ना, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि अपनी स्पीड को भी चेक करना है कि हम 2-3 साल में कहाँ रहेंगे, हमें सीखना भी है
और जो आप बोल रहे हो ना कि किसी को गरम या नरम लगा होगा, नहीं, बिल्कुल गरम नरम नहीं है। जो पॉइंट आपने बताए वो अपने ऊपर लागू करने के है बस, सिर्फ एक नहीं है, किसी को किसी से कोई नहीं है। मेरा बिजनेस है, मुझे सुधारना है, मुझे करना है, मेरे टारगेट है, मेरी लाइफ है, मुझे बदलनी है ध्यान से, सिर्फ इतना एफर्ट है। और जो आपने बताया कि जिम्मेदारी से काम करना, आईडी लगाना, भी शेयर करना, ये भी खुद में ही जितनी जल्दी आप सीख लोगे उतना ही जल्दी आपका काम ग्रो करेगा। और मैं ये सच में ही मतलब बोल दो, ये तो भगवान की जो दया है, जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लीडर मिले। आप है, मैं आप सबको बता दे रही हूँ जो मेरी टीम से स्पेशली, मैंने पवन जी का ना तो डेमो दिया एक भी आज तक, ना मैंने वी शेयर, सिर्फ डाउनलोड भी शायद इन्होंने खुद ही किया था, बस उसमें वो स्पॉन्सर नेम वगैरह वो भरा था, इन्होंने खुद सब कुछ सीखा है। मैंने गाइड किया था, सर थेरेपी सेंटर आप एमडीएम के कोर्स के साथ कर सकते हो, उस वो लीगल तरीके से ठीक ठाक है, और आप इससे इनकम भी कमा सकते हो और अपना नेटवर्क भी खड़ा कर सकते हो। सर ने बस वो गाइडलाइन मानी, इन्होंने पूरे अच्छे से समझा। और ना, मैं सिर्फ इनके थेरेपी सेंटर जितने भी खुले गोरखपुर में या अभी जो नया, उसमें सिर्फ सर ने मुझे रिबन कटिंग के लिए बुलाया है। सिर्फ मेरा उसमें कोई एफर्ट नहीं है, इनकी खुद की मेहनत है। जब आप खुद इतनी मेहनत करनी सीख जाओगे ना, इन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि ये हुआ वो हुआ, नहीं, इन्होंने हमेशा बस पूछा है और करा है। तो इसके लिए तो सर मैं बहुत ही भगवान का थैंक यू करूंगी कि आप मेरी डायरेक्ट टीम में हो और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। और ये दिल से दुआएं हैं कि आप मुझसे भी पहले अपनी जो टारगेट्स है ना वो अचीव करें, दोनों, पूनम जी भी और आप भी। तो देखिए, जब आप इस तरीके से बिजनेस को करते हैं ना हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, तो आपका बिजनेस बढ़ता बढ़ता है। बाकी काले पीले हाथ तो कोई किसी को पूछ सकता, बिना हड्डी के जबान कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। अपने नेचर को सुधारिए, अपनी फीलिंग को सुधारिए, अपनी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को सुधारिए। और ये बिजनेस टोटल ही अपने ऊपर करने का, इसमें हम मालिक या जॉब या कुछ नहीं है, सब कुछ अपने ऊपर करने का बिजनेस है ये। तो थैंक यू पवन सर, आपने बोलने का मौका दिया। और जो अभी आपने लास्ट में स्कूटर वाला और वो बाइक वाला, गाड़ी वाला जो पोज दिखाया था ना, तो वो आप फील करके देखिए कि कौन कहाँ की स्कूटी पे बैठेगा कितने साल में, कौन गाड़ी लेगा कितने साल में, और कौन यहाँ से एक जबरदस्त लीडर के आएगा। देखती हूँ मेरी टीम में ही बहुत लीडर ऐसे हैं, मैं प्लान दिखाती रहती हूँ, मैं 3 3 पन्ने भर देती हूँ बैठ के, और उनका साइड में बैठ के फोन चलता रहता है। ऐसे नहीं सीखा जाएगा। जब आपको मौका मिला ना प्लान के साथ बैठने का, 5 साल सर जब आते थे फ्रेंचाइजी पे, मैं उनके पास से नहीं उठती थी, वो कैसे कैसे करते हैं, प्लान दिखाते हैं। पहले वो न्यूट्रासिटिकल के बारे में बताएंगे, फिर वो टियान्स की प्रो 8 10 पॉइंट बताएंगे, फिर वो जो सिंगल लेवल मार्केट है, एमएलएम मार्केट का जो लेवल है वो बताएंगे, फिर वो उसकी रैंक बताएंगे, फिर उसमें अमीर में गरीब में वो सारे पॉइंट आपको समझने जरूरी है। पता नहीं आपके सामने कौन बंदा कैसा बैठा है। तो मैं सभी से कहूंगी प्लीज अपने आप को सुधारिए। हमने एक कोर लीडर का ग्रुप बनाया है, कोर लीडर के गुण अपने अंदर लेके आइए, जैसे आज पवन जी बहुत अच्छे जबरदस्त लीडर है, और सबसे ऊपर नाम इनका हर लिस्ट में रहता है। अ, वो, क्या नाम है, ऑफर लेने में भी, ट्रेनिंग लेने में भी मेरे साथ रहते हैं हमेशा, हमारी 7 स्टार की मीटिंग होती है उसमें, और हर चीज में मेरे साथ आगे रहते हैं। तो थैंक यू पवन जी, आपने बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो आई बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड इन एवरीवन सून। और मैं चाहूंगी कि सबसे बड़ा जो बड़ा बिग धन्यवाद है ना वो मोना मैडम का है, कि मोना मैडम मिली और मुझे ये बिजनेस मिला, और मैंने सीखा। मैंने कभी मोना मैडम को, बस ये था शुरू में मैंने नहीं समझा, तो मैं इधर उधर मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये बहाने तो मैं खुद बोलती हूँ, मैं मारती थी। पर जिन दिन से इन्होंने मेरे को जूम दिखाया था ना, उस दिन से जूम और ट्रेनिंग मैंने मोना मैडम के साथ कभी नहीं छोड़ी है। जब आप ऐसे अपलाइन का पल्ला पकड़ लोगे ना और डाउनलाइन का पल्ला पकड़ लोगे, तो आपका काम होना ही होना है। आज भी अगर मोना मैडम, अभी मेरी बात नहीं हुई, अगर आज भी इन्हों कह देते ना ट्रेनिंग वहां चल, तो मैं रेडी हूँ आज भी। जब ऐसी भावना आप अपने बिजनेस के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करते हुए चलोगे, बिजनेस 100% आपका आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का अवसर दिया। हर हर टियांस, घर घर टियांस, थैंक। थैंक यू रिक्ता मैडम। और मैंने आपसे ही बहुत कुछ सीखा है, जैसे आपने गाइड किया उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आपका बहुत थैंक यू है। और
आगे शेयरिंग सेशन में जिनको अपनी शेयरिंग करनी है वो हैंड रेज करें। और अभी हम सुनना चाहेंगे मोना मैडम को। मोना मैडम के बाद जिनका हैंड रेज होगा उनको हम शेयरिंग में लेंगे। आप अपना हैंड रेज कीजिए। मोना मैडम, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन सर सुपर से व्यूपर बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह सिस्टम से यहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि आज इतना अच्छा सेशन, इतनी अच्छी ट्रेनिंग और सारे लीडर्स ऑफ वीडियो थे। सामने बैठ के शायद किसी ने नोट्स नहीं बनाए हो, सब अपने काम में लग रहे हो। और ऐसी जो ट्रेनिंग है ना, ये रोज रोज होती नहीं है। मोस्टली आप हमेशा किसी टॉपिक के साथ में ही आते हो और उसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, अच्छे से बहुत ही आसान से शब्दों में उसको समझा के जाते हो, और उसमें शायद सबको समझ भी आता होगा। आपने जितने भी पॉइंट बताए, ये हम सब अपने ऊपर लागू करें ना तो ये बिजनेस कोई मुश्किल नहीं है। जैसा आपने शुरू में ही बोला था ना कि अगर इसको सिस्टम से समझ के किया जाए तो इससे आसान और इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेकिन जब हम अपना दिमाग और अपनी नॉलेज के हिसाब से करते हैं कि उसको कुछ नहीं आता, मैं तो उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे अंदर तो ये है, उसको कुछ नहीं आता, मेरे सीनियर को कुछ नहीं आता, ये चीजें आ जाती है ना, तब हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। और आपने हर पॉइंट को बहुत अच्छे से बताया कि हमें अपने सीनियर को कैसे प्रेजेंट करना है, अपनी डाउनलाइन के साथ में कैसे बिहेव करना है, अपने सीनियर के रिस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट के सामने उसको कैसे प्रेजेंट करना है। फिर साथ में सीखने के ऊपर खुद भी कि हम सुबह जैसे अपने किसी भी काम में लगा लो, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम उस काम में वही रफली उस काम को करेंगे या सिस्टम से नहीं करेंगे, तो उसमें हमारी जो अचीवमेंट है वो दिखेगी नहीं, आएगी नहीं। और ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। अदर लीडर है वो उस काम को सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉलोअर फॉलोअर बने बैठे हैं। फॉलो करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस काम को खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के नहीं करोगे। सीनियर कितना ही कुछ कर ले, आपकी प्रोग्रेस आपके हाथ में है। जब तक आपके सपने, आपका विजन क्लियर नहीं है, सीनियर आपसे कुछ नहीं करवा सकता। और मुझे तो सर कार में भी नहीं, मुझे तो ना रॉकेट में जाना है। आपने प्लेन बोला था, रॉकेट में जाना हमने तो, और हम उसी के लिए मेहनत करेंगे। कार भी थोड़ा स्लो चलेगी और प्लेन भी, रॉकेट ज्यादा जल्दी जाएगा। तो जिसका विजन क्लियर है वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, उस हिसाब से काम करेगा और फील्ड में डेली निकलेगा। अब तो जो टूर निकला है, कल सर ने शाम को बोला था शायद चाइना का ही ट्रिप दोबारा से आएगा भी। संघाई का उन्होंने ये है। क्लियर कहा कि संघाई जी का है, चाइना में संघाई का। जी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्लियर ही कहा हो, उन्होंने सुना इस बारे में इस तरह की चर्चा है। और बस जो टारगेट देते हैं बिजनेस का, हम उसके अकॉर्डिंग अपना सिस्टम बनाएंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। और कल मैं फील्ड में थी, बहुत अच्छा रहा मेरा फर्स्ट डे, और अच्छी क्लोजिंग हुई। तो मैं यही चाहूंगी कि बस जैसा महीने की शुरुआत हुई ना, उसी हिसाब से काम बनता रहे। भगवान जी की, राधा रानी की कृपा रहेगी। और जो लीडर स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से ही इस टूर पे अपना टारगेट समझ के काम करेगा, वो मैं ये कहती हूँ कि 101% इस ट्रिप पे जाएगा। ठीक है। और कुछ लीडर्स हैं जो एक्टिव हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन किसी रीजन से वो रह जाते हैं। मैं उनसे कहूंगी कि कहते हैं ना कि देखो अपनी गलती फिर उसमें सुधार करो। तो हमने यही देखना कि पिछली बार हमारी गलतियां कहाँ थी, हमने उन गलतियों पे स्टार्टिंग से ही काम करना है। और कम से कम हमारी टीम से 5 से 10 लीडर जाने चाहिए इस बार ट्रिप पे। तो बस मैं आप सभी से यही कहूंगी, सीखने पे फोकस करें, और जिसको जितना जल्दी अपने टारगेट पे जाना है, अपनी स्पीड उसी के हिसाब से बैठा ले, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा ले। तो मैं इस आज के सेशन के लिए स्पीचलेस हूँ। बहुत 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 अच्छा था। थैंक यू सो मच आप सभी का। और पवन सर, दिल से थैंक यू। आप जैसे ग्रेट लीडर जो हमारी टीम में है, सच में प्राउड फील होता है। और सभी का थैंक यू करूंगी दोस्तों, और मिल के अच्छा करेंगे और शिखर पे पहुंचेंगे, एचडी। और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया।
Better better life, Aratians, Ghargatians. Thank you, sir. थैंक यू मैडम, आपका इस पैनल के लिए थैंक यू, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है लोगों को हम अपना ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो इसका रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, जो लोग आज जूम पे नहीं आ पाए तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं।